गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डिकोडर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो की सीरीज का फोर्थ वीडियो। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू मूव अ फाइल पॉइंटर। कौन सा हमारा ऐसा फंक्शन है जो कि फाइल के में पॉइंटर्स को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ सीक और एफ टेल जो है, ये दोनों पॉइंट फंक्शंस जो हैं आपके फाइल को मूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद रिकर्शन की बात करते हैं कि सी में रिकर्शन क्या होता है। तो जनरली जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस के अंदर रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो पहले फंक्शंस के बारे में जान लें। फंक्शंस के हमारे तीन पार्ट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस आप बनाओगे कैसे, यूजर डिफाइंड फंक्शन है अगर तो यूजर डिफाइंड यानी कि यूजर द्वारा बनाए गए फंक्शंस। तो फंक्शंस आप कैसे बनाओगे, तो फंक्शंस आप बनाने के लिए तीन चीजों का यूज करते हो। पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, फिर उसको डिफाइन करते हो, और फिर उस फंक्शन को कॉल करते हो। ठीक है, डिक्लेयर करना है यानी कि डिक्लेयर करना है कि हमारे प्रोग्राम में इस तरीके का, इस नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके पास ये इनपुट लेने की क्षमता है और ये आउटपुट देने की क्षमता है। डिक्लेरेशन के टाइम पे हम ये चीज बताते हैं। डेफिनेशन के टाइम पे हम ये बताते हैं कंपाइलर को कि ये फंक्शन एक्चुअल में ये डेटा जो इसके पास इनपुट आ रहा है, ये उसके ऊपर क्या क्या काम करेगा और काम करने के बाद ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, और कॉल मतलब कि फंक्शन कॉल जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होएगा, तब तक वो फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फंक्शन के ये तीन पार्ट होते हैं। अगर हम किसी फंक्शन की डेफिनेशन में जहां पे ये कहा गया है कि बताया गया है कि ये फंक्शन यहाँ पे क्या काम करता है, क्या काम कर रहा है, ठीक है, वहीं पे अगर हम दोबारा से किसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं, उसी फंक्शन को, ठीक, अगर हमने ए नाम का फंक्शन बनाया है और इस ए नाम के फंक्शन की डेफिनेशन में हम ए को दोबारा से कॉल कर ले रहे हैं, तो ये आपका रिकर्शन कहलाता है। ठीक, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। होपफुली आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैटिक कीवर्ड इन सी। स्टैटिक कीवर्ड याद करिए हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, स्टैटिक, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्टोरेज क्लासेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो स्टैटिक कीवर्ड जो हमारा होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में हमने जाना था कि डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब स्टैटिक के बारे में थोड़ा सा हम और थोड़ी चीजें जान लें। दो जगह हम लोग ने स्टैटिक पढ़ा था। एक स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा था स्टोरेज क्लास के अंदर और एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था। ठीक है, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाला स्टैटिक यहाँ पे ये नहीं है, ये स्टैटिक कीवर्ड यानी स्टोरेज क्लास वाला स्टैटिक है। यानी कि जब आप किसी वेरिएबल के पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हो बनाने के पहले, तो वो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास है। अब जब हमने स्टैटिक आईएनटी ए लिखा, ठीक, तो ये जो ए है ये स्टैटिक टाइप का है। विच मीन्स अब हमारे प्रोग्राम में ए जो है ये दोबारा नहीं बनेगा, ये एक बार बन चुका है। अब ये जो ए है ये दोबारा से हमारे प्रोग्राम में बनेगा नहीं, और इसका जो स्कोप होगा ये पूरे प्रोग्राम के अंदर होगा, यानी कि पूरे प्रोग्राम में आप ए का कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक, लाइफ टाइम जो होगी, जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, रन कर रहा है, तब तक ए में जो भी वैल्यू दी गई थी वो एग्जिस्ट करेगी, भले हमारा प्रोग्राम के अंदर हम किसी लूप के अंदर जा रहे हों, किसी ब्लॉक के अंदर जा रहे हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ए की एक बार जो वैल्यू दे दी गई वो वैल्यू वहीं पे एग्जिस्ट करेगी और दोबारा से आप ए को बना नहीं सकते। विच मीन्स ए पॉइंट जो आपका कह रहा है, इट एक्सटेंड्स द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल टू द इंटायर प्रोग्राम, यानी कि जब तक पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक स्टैटिक वेरिएबल जो है वो बना रहेगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल टू अ फाइल इट्स डिक्लेयर इन, जहां पे वो डिक्लेयर किया गया है उसके पूरे पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, जो कि सही है। और इट इनिशियलाइजेस अ वेरिएबल ओनली वंस, यानी कि इस ए में हम केवल एक बार कोई वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक, चेंज हम कर सकते हैं, चेंज इन द सेंस यानी कि असाइन हम इसमें कोई एक वैल्यू एक ही बार कर सकते हैं। a इक्वल्स टू 10 यानी कि इक्वल्स टू ऑपरेटर के स्टैटिक के साथ हम एक बार यूज कर सकते हैं। इस a को हम प्लस प्लस यानी कि बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन ओनली बाय 1। ठीक, एक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑल ऑफ द
अबव होएगा। 34th पे चलते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इन सी। तो हैश इंक्लूड का क्या यूज है? हैश इंक्लूड शुरुआत में हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h conio.h। ठीक है, तो हैश इंक्लूड जो हमारा है इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं और ये हमारे हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लेके आने में हमारी मदद करता है। अच्छा, अब हेडर फाइल्स जो हमारी होती है वो भी दो तरीके की होती है। हेडर फाइल्स यूजर द्वारा भी बनाई जा सकती हैं और कंपाइलर द्वारा जो दी गई हैं वो तो है ही है, stdio conio string। ठीक है, तो ये हेडर फाइल जो है यूजर द्वारा भी बनाई जा सकती है। तो दोनों किसी प्रकार की हेडर फाइल हो, लाइब्रेरी हो, उसको अगर आपको अपने प्रोग्राम में लेके आना है क्योंकि उनके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी होती है, तो आप हैश इंक्लूड का यूज करते हो, विच मीन्स आपका ए और सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होता है। फिर अब अगला क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट्स अबाउट लिंक लिस्ट इज करेक्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन आ गया। लिंक लिस्ट जो हमारा होता है इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्या आप डेटा को कैसे अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो ये हमको लिंक लिस्ट बताता है। जैसे एरे था, एरे में हम एक साथ मेमोरी के अंदर लगातार अपना जो डेटा था उसको स्टोर करते चले जाते थे। ठीक है, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डेटा होता है, डेटा पार्ट होता है, एक पॉइंटर पार्ट होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ठीक, और यहाँ पे एक हेड होता है जो कि पहले नोड को पॉइंट करता है। यहाँ पे अगर 100 एड्रेस है तो हो सकता है ये 250वें एड्रेस पे हो अगला डेटा। अगर ये 250 पे तो हो सकता है अगला जो हमारा डेटा हो वो आपका 1000 पे हो। ठीक, जहां मेमोरी खाली मिलेगी वहां पे हमारा डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा पहले नोड का। ठीक है, तो लिंक लिस्ट जब हम एरे यूज करते थे तो अगर हम एरे की जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि अगर हमको 10 डेटा एक साथ स्टोर करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास 10 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एक साथ खाली हो, तो वहां पे वो डेटा स्टोर नहीं हो पाता था, जो कि गलत बात थी। मेमोरी हमारी ओवरऑल तो खाली थी 10 ब्लॉक, लेकिन साथ में नहीं खाली थी, तो उस केस में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला स्टेटमेंट की लिंक लिस्ट जो है वो कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन करता है, तो ऐसा नहीं है। कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन कब होता है? जब हम एक के बाद एक के बाद एक डेटा को स्टोर कराते जाते अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे, 102 104 106 108, यहाँ दो दो का गैप है बिकॉज इंटीजर 2 बाइट का है। ठीक है, तो लगातार जब हम ऐसे मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं तो ये कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन कहलाता है जो कि एरे के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन ये केस हमारा लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। नोड्स इन लिंक लिस्ट, अब यहाँ पे आपका नोड बनता है। नोड बनता है यानी कि एक ऐसा डेटा टाइप बनेगा जो कि आप खुद से बनाओगे जिसको हम नोड कहेंगे, जो कि दो वैल्यूज अपने पास रखेगा, एक डेटा रखेगा और एक आपका पॉइंटर टाइप वेरिएबल रखेगा जो कि अगली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो nodes in a linked list are stored at random memory location and linked list via pointers, जो कि अभी हम लोग ने नीचे यहाँ पे करके देखा। यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट नोड्स जो होंगे वो रैंडम किसी भी मेमोरी पे स्टोर हो जाएंगे और पॉइंटर्स द्वारा लिंक्ड होंगे। यहाँ पे ये पॉइंटर्स हैं, देखिए, जो लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सी पे देखें, लिंक लिस्ट आर मोर एफिशिएंट देन एरेज इन ऑल ऑपरेशन, तो ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे सीक्वेंशियली अगर कोई चीज को सर्च करना है तो एरे के ऊपर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं जो कि आधे आधे लिंक आधे पूरे एरे को आधे आधे भाग में डिवाइड करके सर्चिंग कर सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन लिंक लिस्ट के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। यहाँ पहले आप पहले वाले पे जाओगे तभी आप दूसरे वाले पे पहुंच पाओगे, दूसरे वाले पे जाओगे तभी आप तीसरे पे पहुंच पाओगे क्योंकि दूसरे वाले के पास तीसरे वाले का एड्रेस है। ठीक है, लिंक लिस्ट कैन नॉट स्टोर हेट्रोजेनस डेटा, लिंक लिस्ट कैन स्टोर हेट्रोजेनस डेटा। ठीक, एरे कैन नॉट स्टोर हेट्रोजेनस डेटा, तो ये वाला पॉइंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आंसर इसका जो आएगा वो आपका आ जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो व्हाट डज रियलॉग फंक्शन डू। रियलॉग फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है। और कौन कौन से थे? मैलॉग था, कैलॉग था, रियलॉग था और फ्री था। ठीक, तो मैलॉग फंक्शन जो होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स बनाने के लिए। ठीक, कैलॉग और रियलॉग जो होते हैं, कैलॉग फंक्शन और रियलॉग फंक्शन जो आपके हैं ये एरे के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, these two functions are used for arrays। और डायनेमिक एरेज बनाने के लिए कैलॉग फंक्शन का यूज किया जाता है
और डायनेमिक एरेज का साइज चेंज करने के लिए रियलॉग फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि कहता है चेंजेस द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी इन एरेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37th पे। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होती है? ठीक है, सेगमेंटेशन जब कहीं कॉन्सेप्ट आपको कंप्यूटर साइंस में सुनने को मिलेगा तो वो आपको मेमोरी से रिलेटेड मिलेगा। ठीक, सेगमेंटेशन फॉल्ट बेसिकली उसका मतलब होता है कि हम किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो हमारे रेस्ट्रिक्टेड रीजन में बिलोंग करता है। ठीक, तो ये आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है। 38 पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्रोज इज करेक्ट? मैक्रो के बारे में, जैसे हैश डिफाइन था, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में हैश डिफाइन एक जगह पढ़ा था, वो आपका क्या है? वो आपका एक तरीके का मैक्रो है। ठीक, तो वो क्या करता था, जिस जगह पे, जैसे हम लोग ने यहाँ पे हैश डिफाइन ए लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो जहां जहां हमारे प्रोग्राम में ए लिखा जाएगा वहां पे हमारा हैश डिफाइन क्या करेगा, ए को 2 से रिप्लेस कर देगा प्रोग्राम के कंपाइल होने के पहले, प्री प्रोसेस स्टेट में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। मैक्रोज आर, अगर हम ऑप्शंस देखें, मैक्रोज आर इवेल्युएटेड एट रन टाइम, तो नहीं, ये गलत है। ये कंपाइल टाइम के पहले प्री प्रोसेसिंग स्टेट में ही हो जाता है। मैक्रोज आर रिप्लेस्ड बाय आइदर वैल्यूज ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, मैक्रोज जो हमारे होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं वैल्यूज से कंपाइलेशन के दौरान। What is the output of the expression 5 and 3? अब यहाँ पे ये बिटवाइज ऑपरेटर है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करके आपको दिखाया था। 5 को अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर है तो पहले बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 101 हो जाएगा। 3 हमारा हो जाएगा 011 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों के बीच में हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एंड ऑपरेशन करेंगे तो 11 पे 1 आ जाएगा, 10 पे 0, 01 पे 0, विच मीन्स 001 इन बाइनरी। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल पे तो ये भी आपका तब भी 1 आएगा, तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 1 होएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल ओपनिंग मोड इन सी? फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास मोड्स गिवन होते हैं। आर होता है रीड मोड, रीड मोड में अगर हमको फाइल को ओपन करना होता है। डब्ल्यू होता है राइट मोड, आर डब्ल्यू होता है रीड राइट मोड, और ए होता है अपेंड मोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड? अगर हम राइट और अपेंड की बात करें तो राइट जो होता है वो, अगर फॉर एग्जांपल हमारी किसी फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, तो राइट क्या करेगा, जब हम किसी फाइल को राइट के अंदर खोलेंगे तो वो हेलो को मिटा देगा और इसके अंदर जब हम कोई चीज लिखेंगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, ओवर राइट कर देगा। ठीक है, वहीं अगर हम अपेंड मोड में किसी चीज को खोलते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे चीजों को, हमारे फाइल में जहां तक हमारा डेटा लिखा है उसी के आगे चीजों को लिखता चला जाता है, आगे बढ़ाता चला जाता है। तो दिस मीन्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ अपेंड बेसिकली। ठीक है, तो हमारी जो फाइल है वो हमारी रीड राइट मोड में एक साथ ओपन नहीं हो सकती। ठीक, आप रीड राइट और अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो, लेकिन रीड राइट मोड में, दोनों मोड में एक साथ ओपन नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज का वीडियो। हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग के वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम लोग मोटिवेट होके आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहें। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेट गेट के क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो होपफुली बने रहिए हम लोग के साथ, और आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।